केजीएफ के रॉकी भाई से लेकर कबीर सिंह की प्रीति तक सबकी फेवरेट बाइक, ऐसी बाइक जो यूथ से लेकर आपके शहर के नेताजी सब लेकर घूमते हैं। एक ऐसी इंडियन कंपनी आज अंग्रेजों पर रूल कर रही है भैया, और 250 सीसी बाइक्स की मार्केट शेयर में इसका वर्चुअल मोनोपोली है। 93% मार्केट शेयर है। कौन सी कंपनी है? बात हो रही है भैया रॉयल फील कराने वाली कंपनी रॉयल एनफील्ड की। 2005 से लेकर 2023 तक रॉयल एनफील्ड की सेल्स 36 टाइम शूट कर गई है। 36x। 2000 में 2100 बाइक्स का सेल था और 2023 में 9,20,000 बाइक्स का सेल। इतना बड़ा जंप। रॉयल एनफील्ड कंपनी 3 बार डूब चुकी है, मरने के कगार पे थी और उसको बचाया एक 26 साल के लड़के ने। जी हां, एक ऐसा 26 साल का हीरो जिसने इसका पुनर्जन्म किया। आज सारे बिजनेस सीक्रेट्स और स्ट्रैटेजीज अनलॉक करेंगे और खास करके 5 ऐसे रीजंस बताऊंगा कि रॉयल एनफील्ड का कमबैक धोनी से भी ज्यादा पावरफुल था। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा जय श्री राम, जय जिनेंद्र और राधे राधे स्वीकार करिए। मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटर और इन्वेस्टर। आयशर मोटर्स के शेयर्स पिछले 25 सालों में करीबन 4 लाख परसेंटेज ग्रो हुए। जी हां, 4 लाख % ग्रोथ। तो रॉयल एनफील्ड की कहानी कहां से शुरू करूं और इसमें आयशर मोटर्स का रोल क्या है? शुरुआत होती है इंग्लैंड में। 1851 में जॉर्ज टाउनसेंड ने एक फैक्ट्री में घास काटने वाली मशीन बनाना शुरू की। 31 साल बाद 1882 में उसके बेटे ने वहां बाइसिकल के पार्ट्स बेचने शुरू किए। कुछ सालों बाद वो टाउनसेंड एंड इकोसेंस के साइकिल्स बेचने लगे, लेकिन उन्हें नुकसान होने लगा। 1891 में बॉब स्मिथ और एल्बर्ट ने उनसे कंपनी खरीद ली कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम लॉस कर रहे हो। और 1893 में डिजाइन हुई पहली साइकिल और नाम क्या रखा उसका? एनफील्ड। 1898 में कंपनी ने अपना पहला मोटराइज्ड व्हीकल क्वाड्रीसाइकिल डिजाइन किया और फिर 1932 में पहली बार लंदन ओलंपिक्स में मोटरसाइकिल शो किया गया। इसमें 250 सीसी, 350 सीसी और 500 सीसी यूज किए गए थे, यानी ओलंपिक्स में फेमस बड़े प्लेटफॉर्म पे सुपर हिट प्रोडक्ट था। रॉयल एनफील्ड ने वर्ल्ड वॉर 2 में अच्छा खासा योगदान दिया और खास करके ब्रिटिश पैराशूट रेजिमेंट ने उसका यूज किया। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो इनकी बाइक्स सिविलियन को पसंद नहीं आती थी और उसके 3 मेजर रीजंस थे। रीजन नंबर 1, भाई बाइक्स की मेंटेनेंस बहुत हाई थी। रीजन नंबर 2, इनके स्पेयर पार्ट्स या तो टूटे हुए थे या फिर जल्दी ही टूट जाते थे। और रीजन नंबर 3, ये बाइक का वेट बहुत ज्यादा था और इसके कारण लोगों ने ये बाइक को पसंद नहीं किया। और फिर जापानीज बाइक्स यूरोप में आ गई और रॉयल एनफील्ड का मार्केट खा गए। रॉयल एनफील्ड खत्म हो गया। आजकल शायद ओला इलेक्ट्रिक के साथ ऐसा ही हो रहा है। ओला इलेक्ट्रिक के वीडियो के बारे में जानने के लिए मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखना। लेकिन कंटिन्यू करते हैं ये स्टोरी। रॉयल एनफील्ड इंडिया में कैसे आया? यूरोप में तो स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन इंडिया में कैसे उसका एंट्री हुआ? तो भाई साहब, मद्रास मोटर्स जो कि इंडियन आर्मी को इंपोर्टेड बाइक्स असेंबलिंग और इंपोर्ट करके देती थी, उन्होंने 500 रॉयल एनफील्ड्स का ऑर्डर मिलता है। अब 500 बाइक्स खुद से असेंबली करना या फिर इंपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल था मद्रास मोटर्स के लिए, और उधर रॉयल एनफील्ड के हाथ से यूरोप का मार्केट जा रहा था। तो 1955 में अपॉर्चुनिटी मिला दोनों को। मद्रास मोटर्स और रॉयल एनफील्ड दोनों ने हाथ मिला लिए और रॉयल एनफील्ड अपना बोरिया बिस्तर लेकर आ जाता है मद्रास, आज के चेन्नई में, कि यहाँ पे डिमांड है। यूरोप तो हाथ से गया, नए वर्जिन मार्केट को कैप्चर करते हैं। और नेहरू जी ने रॉयल एनफील्ड को मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन भी दे दी कि भैया आप इंडिया में आइए, आपका स्वागत है। फिर मद्रास मोटर्स आर्मी और सिविलियन को बाइक सप्लाई करना शुरू कर देता है और गाड़ी चल पड़ती है। लेकिन फिर आता है कहानी में ट्विस्ट और रॉयल एनफील्ड हो जाता है वापस से डेड। 90s में क्यों होता है रॉयल एनफील्ड डेड? क्योंकि 1991 में इंडिया की इकोनॉमी हमारे तब के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन साहब ने लिबरलाइज कर दी
और बाहर की कंपनीज आकर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, उनके प्रोडक्ट्स दिखाती थी, और यहाँ भी जापानीज कंपनीज के बाइक्स आ गए और यहाँ पे उनका सेल बढ़ गया, हमारा हीरो। और 90s से पहले रॉयल एनफील्ड की बाइक की सेल इसलिए हो रही थी क्योंकि इंडियंस के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, लेकिन अब अच्छा माइलेज और सस्ते बाइक्स, अच्छे क्वालिटी के बाइक्स इंडियंस को मिल रहे थे, तो रॉयल एनफील्ड का यहाँ पे वाट लग गया मामू। फिर 1994 में आइशर मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड को अक्वायर कर लिया और यहां से उसका तकदीर चेंज होता है, राइज स्टोरी स्टार्ट हो जाता है। 6 साल में रॉयल एनफील्ड का मार्केट ठप का ठप पड़ा था। प्लांट की कैपेसिटी 6000 बाइक्स मैन्युफैक्चर करने की थी, लेकिन भाई साहब 2000 बाइक्स भी बिकते नहीं थे। रॉयल एनफील्ड ने सोचा कि भाई हमसे न हो पाएगा। आइशर मोटर्स ने सोचा कि ये हमारा एक्विजिशन लॉस वाला है, इसको बेच दो, बंद कर दो। लेकिन अब आता है कहानी में कबीर सिंह केसीएफ जैसे एंट्री मारता है 26 साल का विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल, जो नए सीईओ बने। सिद्धार्थ लाल ने बोर्ड से मांगा समय कि 24 महीने का हमें टाइम दे दो, मैं इसको टर्न अराउंड कर दूंगा, इसको राइज सक्सेस स्टोरी बना दूंगा, और अगर 24 महीने में मैं इसको नहीं कर पाया तो मैं स्वयं इसको बंद कर दूंगा। और 4 ऐसी चीजें करी जिससे रॉयल एनफील्ड ने मोटरसाइकिल मार्केट में बाजी मार ली और एक सेगमेंट का बेताज बादशाह बन गया। सबसे पहले, और ये लेसन सीख लो दोस्तों, सबसे पहले बिजनेस को स्ट्रीमलाइन किया। अब सिद्धार्थ का मानना था कि अगर वो बहुत सारे बिजनेस पे ध्यान देंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे, मल्टीपल बिजनेस को संभालेंगे, तो कंसंट्रेशन, फोकस, एफिशिएंसी नहीं हो पाएगा और वो बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमेशा एक साथ बहुत सारे बिजनेसेस मत करो, एक को सक्सेसफुल करो और उसके बाद अलग अलग बिजनेस में हाथ पैर मारो। और यही लेसन को इंप्लीमेंट करते आइशर मोटर्स के चल रहे 15 बिजनेस में से सिद्धार्थ जो नए सीईओ बने, उन्होंने 13 बिजनेसेस बंद कर दिए कि भाई मुझे ऑर्डिनरी बिजनेस रन नहीं करना, एनर्जी वेस्ट नहीं करना, टाइम बचाना है, इन्वेस्टमेंट बचाना है, वही बिजनेस में मैं टाइम एनर्जी दूंगा जिसको मैं नंबर 1 बना पाऊं, बाकी सबको बंद कर दो। क्या थॉट है। और ये लेसन हर एंटरप्रेन्योर को सीखना चाहिए कि इधर उधर मत भागो, फोकस करो, आपके बिजनेस को ग्रो करो। 4 अपॉर्चुनिटीज में पैसे, टाइम, एनर्जी बर्बाद करोगे तो आपका कोर बिजनेस भी हिल जाएगा। दूसरा टर्न अराउंड का रीजन था, और उन्हें जो किया हर बिजनेसमैन को करना चाहिए। मैं वो कहता हूं कि कस्टमर्स के साथ अलाइन करो, उनकी सुनो और कस्टमर्स को सेंटर में रख के कंपनी को डिजाइन करो। मोस्ट इंडियन बिजनेसेस में सोचता वो ओनर डिजाइन होते हैं कि भाई मेरे को क्या लगता है, मेरा क्वालिटी, मेरी हिस्ट्री, लेकिन कस्टमर को सेंटर पे रख के जब आप कंपनी बनाते हो तो आप एक 1000 करोड़ एम्पायर खड़ा कर सकते हो। सिद्धार्थ अपनी बाइक लेके राइड्स पर निकल गए। एक मिलियनेयर का बेटा होने बावजूद कस्टमर्स की लाइफ जीने लगे। उन्होंने रॉयल एनफील्ड के साथ आ रही दिक्कतों के बारे में कस्टमर से पूछा, खुद उसे दिन रात यूज किए, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के साथ इंटरेक्ट किया और उनको मेजरली अपनी बाइक्स की 5 कोर प्रॉब्लम समझ में आई। यानी मार्केट में उतरे, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट किया, प्रोडक्ट को यूज किया, वो फील किया और 5 आइडेंटिफाई कर लिए ऐसे प्रॉब्लम्स जो उनको लगता था कि इसको मैं सॉल्व कर दूंगा तो लाइफ हो जाएगा मेरा जिंगा लाला। सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि जब भी बाइक्स रिटेल स्टोर्स पे आती थी तो वो पहले से ही थोड़ा डैमेज रहती थी और बाइक्स को जब कस्टमर ड्राइव करके जाते थे तो उन्हें पता चल जाता था कि जल्दी नुकसान हो गया और नेगेटिव एक्सपीरियंस, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ हो जाता था। सेकेंड प्रॉब्लम थी कि कास्ट आयरन इंजन जो बाइक्स को जरूरत से ज्यादा हैवी कर रही थी, ऑयल लीक्स भी बहुत ज्यादा हो रहे थे और हीटिंग इश्यूज भी आ रहा था, यानी प्रोडक्ट वाज नॉट यूजर फ्रेंडली। तीसरी थी भाई इंजन आउटडेटेड थी, मॉडर्न एमिशन के रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती थी, इसलिए कस्टमर्स के बीच में वो ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, ज्यादा आवाज, ज्यादा पॉपुलेशन और ज्यादा एफिशिएंट भी नहीं था। चौथा प्रॉब्लम सुनने में तो जरूर छोटी है लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा था। वीसीओ था सेल्फ स्टार्ट, और सेल्फ भी ऐसा कि कोई नॉर्मल वेट का आदमी बाइक को स्टार्ट ही ना कर पाए, यानी इतना मेहनत करके बाइक स्टार्ट करना, यूजर एक्सपीरियंस को मजा नहीं आता था। और लास्ट प्रॉब्लम था आफ्टर सेल सर्विस, जिससे कस्टमर्स बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, ना ही सर्विस सेंटर्स को ज्यादा रिस्पॉन्स देते थे, ना ही कस्टमर केयर, यानी कस्टमर को लगता था कि सेल हो गया, अब हमारे हाथ में ऐसा भंगार, ऐसा खराब नसीब आ गया कि ये लेके हम पछता रहे हैं, और कस्टमर सबको बोल रहे थे कि भाई इससे दूर रहना। अब ये सारे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के बाद जो थर्ड स्टेप सिद्धार्थ ने लिया वो था एक टेक्निकल स्टेप। रिसर्च हमेशा करो, अपने फील्ड के एक्सपर्ट से बात करो, और उन्होंने एक हिम्मत का कदम लेके इनोवेशन किया। कास्ट आयरन वाले के इंजन को
एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर दिया। रॉयल एनफील्ड ने इंजन में यूज होने वाले कास्ट आयरन की जगह एल्यूमिनियम यूज करने लगे और कुछ स्पेयर पार्ट्स के लिए हैरिस परफॉर्मेंस से भी टाई अप कर लिया, जो कि यूके बेस्ड कंपनी है जो मोटो जीपी और अलग अलग मोटर रेसेस में बाइक्स के स्पेयर पार्ट्स प्रोड्यूस करती है। अब ऐसा एक डिसीजन ले लिया जिसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके यूजर एक्सपीरियंस को सुधार दिया। साइंटिफिक रीजन जानते हैं तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी 2700 किलो पर मीटर क्यूब है और आयरन की डेंसिटी 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। इसका मतलब कि एल्यूमिनियम हल्का था, जिससे 350 सीसी की बाइक्स में 20 किलो वेट कम होने लगा। बाइक एक्सीलरेट जल्दी होने लगे, यूजर्स को लगा कि वजन कम होने से माइलेज भी अच्छा मिलने लग गया। सेकंड, एल्यूमिनियम आयरन से 4 टाइम्स जल्दी हीट होता है, जिससे इंजन जल्दी गर्म होता है और बाइक बंद होने पर जल्दी ठंडा भी हो जाता है। हीटिंग इश्यू भी सॉल्व हो गया। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, आयरन को मेल्ट करके उसे इंजन में कास्ट करने के लिए 1200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर की जरूरत पड़ती थी। एल्यूमिनियम को सिर्फ 700 डिग्री सेल्सियस पे प्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ती है, तो कॉस्ट, एफर्ट और एनर्जी भी बच गया और इसके कारण बहुत सारे फायदे हो गए। और ये एक डिसीजन से 5 बड़े पॉजिटिव्स और फायदे मिल गए और उसके कारण आइशर मोटर्स और रॉयल एनफील्ड चल पड़ा। पहला, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया। सेकेंड, बाइक्स लाइट वेट होने लग गई। थर्ड, इंजन की हेल्थ और लाइफ सुधर गई। फोर्थ, बाइक का एक्सपीरियंस भी स्मूथ हो गया। और फिफ्थ, कस्टमर एक्सपीरियंस भी अच्छा होने लग गया। और लास्ट काम जो सिद्धार्थ साहब ने किया, कस्टमर के साथ बात करके अब उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स पे इतना इन्वेस्ट किया कि अच्छे पैकेजिंग के साथ बाइक शोरूम पे पहुंचे, मिनिमम डैमेजेस और स्क्रैच पड़े और बाइक्स अच्छे लगे, यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस मिले। और सिद्धार्थ ने साथ साथ एक आइडेंटिफाई किया कि भाई हमारा सबसे बड़ा टारगेट ऑडियंस यूथ है और यूथ ये बाइक्स लेने के लिए उसे स्पोर्ट्स कार की तरह आइडेंटिफाई करेगा। और इसके लिए उन्होंने इसका प्रेजेंटेशन, पैकेजिंग एक स्पोर्ट्स कार, एक यूथ आइकन की जैसे किया। लोगों को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए इंडियन आर्मी के साथ जो रिलेशंस थे उसको भी यूज किया। पुलिस को भी बाइक्स दे दिया सर्व करने के लिए, जिसके कारण ये बाइक्स को मसल पावर, मैचो पावर लगता है। मूवीज में भी हीरो या विलन को कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाना था तो रॉयल एनफील्ड का यूज करने दिया। रॉयल एनफील्ड के पास हर कैटेगरी के लिए बाइक्स है, जैसे हिमालय को माउंटेन एरियाज में यूज करना होता है, थंडरबोल्ट को एक्सप्लोरेशन बाइक्स है और इन बाइक्स को प्रीमियम और साथ ही साथ मॉडर्न रेट्रो वाली पोजीशन मार्केट में दी गई थी। तो ये था रॉयल एनफील्ड का वीडियो। ये वीडियो में से आपको एज एन एंटरप्रेन्योर क्या क्या सीखने को मिला, कमेंट्स में जरूर बताना। शेयर दिस वीडियो विद दोस्त हु वांट टू राइज विद लाइफ। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। लव एंड ब्लेसिंग्स।